ADP में। तो वहाँ पर कार्बन नंबर 6 के साथ ये ग्लूकोज फिर कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और यहाँ पर कार्बन नंबर 1 के साथ ये फॉस्फेट अटैच होता है। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। अब ये सब हमारे पास 6 कार्बन के कंपाउंड हैं। ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है 6, यानी यहाँ पर हम देखते हैं 6, यहाँ पर ग्लूकोज है इसमें 6, फ्रक्टोज है इसमें 6, और फ्रक्टोज 1,6 बाई है तो यहाँ पर भी ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब यहाँ पर ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट या डाईफॉस्फेट ये 2 कंपाउंड में तकसीम हो जाता है। इनसे बनता है 2 कंपाउंड यहाँ पर बनते हैं PGAL फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, और ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर सेकेंड, ये कन्वर्ट हो जाता है DHAP में या DAP में। DHAP भी आप कह सकते हैं, DAP भी कह सकते हैं, डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। DHAP भी आप लिख सकते हैं, DAP भी आप लिख सकते हैं, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। DHAP या DAP और PGAL फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड या ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब यहाँ तक ये सारे स्टेप्स हमारे पास किसके हैं? ये प्रेपरेटरी फेज है। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्रेपरेटरी फेज है। जिस तरह हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये 2 स्टेप में होता है, एक प्रेपरेटरी फेज है और दूसरा इसका ऑक्सीडेटिव फेज है। अब प्रेपरेटरी फेज यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर जो हमारे पास फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड है और DHAP है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। PGAL से बन सकता है DHAP या DAP, और DHAP या DAP से बन सकता है PGAL फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड या ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाई या बाई फास्फोग्लाइसरिक एसिड में, 1,3 DPGA में। DPG ये किस चीज़ का मुखाफ़फ़ है? डाई फास्फोग्लाइसरिक एसिड। DPGA डाई फास्फोग्लाइसरिक एसिड, DPGA। 1,3 हम इसको इसके साथ क्यों लिखते हैं? ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पर आपको 3 कार्बन मिलेंगे, 3 कार्बन का कंपाउंड PGA फास्फोग्लाइसरिक एसिड। अब एक कार्बन नंबर 1 के साथ फॉस्फेट ग्रुप है और एक कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट ग्रुप है। इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये 1,3 डाई फास्फोग्लाइसरिक एसिड है। अब यहाँ पर ये अल्डिहाइड है और ये एसिड है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर NADH2 आता है, NAD+ आता है, तो इनसे ये हाइड्रोजन को निकाल देता है NAD+, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। अब ये अमल यहाँ पर भी होता है और इस तरह ये अमल यहाँ पर भी होता है, लेकिन 2 बार लिखने की बजाय अगर हम इसको सिर्फ 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे लिए आसान होगा। और अगर आप ये नहीं करते, 2 में मल्टीप्लाई नहीं करते, तो जो रिएक्शन हम यहाँ पर लिखते हैं ये रिएक्शन हम यहाँ पर भी लिखेंगे, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इससे टाइम हमारा जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा पेपर में। तो बजाय इसके कि हम यहाँ पर भी इसको लिखते जाएं, यहाँ पर भी इसको लिखते जाएं, हम इसको सिर्फ एक लाइन पर यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं। अब जब एक इसका ये है
PgAl, तो ये कन्वर्ट हो गया, तो ये 2 हो गएंगे। अब 2 NaDH2 ये NAD प्लस है, ये NaDH2 है, तो ये हमारे पास 2 NAD बन गए। ये पहला प्रोडक्ट जो हमने स्टार्ट में लिया था यहाँ पर के NaDH2 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। फिर अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 3PGA में, 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड में। PGA फास्फोग्लाइसरिक एसिड, फास्फोग्लाइसरिक एसिड PGA। और 3 का क्या मतलब कि कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट है, कार्बन नंबर 1 से फास्फेट ले गया। कौन ले गया? जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम इसको 2 लिख देंगे, 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1,3-डाईफास्फोग्लाइसरिक एसिड जब कन्वर्ट हो जाएगा 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड में, अब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ये 2 हैं तो 2 ADP आएंगे और वो 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। इस ATP फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। जिस तरह फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है कि जब ADP के साथ एक और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है वहाँ पर कि वो फोटोफास्फोराइलेशन, इस ATP फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट लिंक फास्फोराइलेशन या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लिंक या लेवल फास्फोराइलेशन, ये बहुत अहम MCQs है। सबस्ट्रेट लिंक या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट हम कहते हैं कि द सब्सटेंसेस ऑन विच द एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब ये 3PGA यानी ये 2 हम इसमें 2 में इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये खुद एक है और ये एक इसमें यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। अब 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2PGA में, 2-फास्फोग्लाइसरिक एसिड में। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फास्फेट है अब ये कार्बन नंबर 3 पर खुश नहीं है, अब ये कहाँ पर आता है? ये कार्बन नंबर 2 पर आता है। कार्बन नंबर 3 से यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ किस में? कार्बन नंबर 2। अब ये रीअरेंजमेंट है, सिर्फ यहाँ से आ गया, यहाँ पर तो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 2PGA है, इसके भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हासिल होंगे। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड में, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड में। इसके 2 मॉलिक्यूल हमें हासिल होंगे और आखिर में कौन बनेगा? पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, उसके 2 मॉलिक्यूल हमें हासिल होंगे। पाइरुविक एसिड C3H4O3, C3H4O3 ये हमें हासिल होगा। अब जब फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर फिर ADP 2 ADP आएंगी, 2 ADP अब यहाँ पर आएंगी और इनसे फास्फेट को निकाल देंगी, तो फिर इनसे बन जाएगा 2 ATP। अब 2 ATP ये बन गई और 2 ATP ये बन गई, तो 4 हमारे पास ATP बन गए, 4 ATP बन गए। इसको भी हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट लिंक फास्फोराइलेशन या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लिंक या लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लिंक फास्फोराइलेशन या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब इसके जो स्टेप है, नीचे स्टेप्स
इसको हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेटिव फेज है, ऑक्सीडेटिव फेज। दो स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस के, प्रेपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज। अब इस अमल में हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज है हमारे पास, ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये टूट गया, किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में। ये इसकी बुनियादी डिफिनीशन जो हम पढ़ते हैं कि इस अमल में, इस सारे प्रोसेस में, इस सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, उसके दो मॉलिक्यूलों में और दो NADH2 के मॉलिक्यूलों में। ये इनके हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, किसके? ग्लाइकोलाइसिस के। और ATP आप देखते हैं कि ATP दो यहाँ पर बनती है, दो यहाँ पर बनती है। इस ATP फॉर्मेशन को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लिंक या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये दो ATP कुल बनती है 4, लेकिन चूंकि दो यहाँ पर यूज्ड हो गए हैं, एक ATP यहाँ पर यूज हो गई है, एक ATP यहाँ पर यूज हो गई है, इनको हम कहेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन। दोनों अमल को एंडरगोनिक रिएक्शन, ये एंडरगोनिक रिएक्शन है। तो दो चूंकि यहाँ पर ATP यूज हो गई तो दो तो वहाँ पर चली जाएंगी। अब नेट प्रोडक्ट क्या आएगा? नेट प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे 2 ATP मॉलिक्यूल। तो अब जब हम यहाँ पर इस डिफिनीशन को देखते हैं कि दी प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन या ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल में, NADH2 2 मॉलिक्यूल में और 4 ATP, लेकिन नेट प्रोडक्ट वो 2 ATP ये बनेंगे। तो इस अमल को हम कहेंगे कि ये ग्लाइकोलाइसिस है। 2 स्टेप्स में होता है, एक को हम कहेंगे प्रेपरेटरी फेज और दूसरे को हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेटिव फेज। अब यहाँ पर इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का कहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं है, यानी अगर ऑक्सीजन है तो फिर भी ये अमल हो सकता है और ऑक्सीजन नहीं है तो फिर भी ये अमल हो सकता है। MCQs में इस तरह इसे देते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन प्रोसेस बोथ इन एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। हमें 3 ऑप्शन देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस भी देते हैं, क्रेब्स साइकिल भी देते हैं, रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी देते हैं। तो हम सिर्फ किसको मार्क करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस को, क्योंकि ये स्टेप क्रेब्स साइकिल और रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये सिर्फ वाक़या होते हैं कहाँ पर? एरोबिक रिस्पायरेशन में। यानी इसके लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है और इसके लिए ऑक्सीजन एसेंशियल नहीं है। ऑक्सीजन है फिर भी हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं है फिर भी हो सकता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूलों में, 2 NADH2 के मॉलिक्यूलों में और 4 ATP के मॉलिक्यूलों में, लेकिन नेट प्रोडक्ट हम लिखेंगे कि 2 ATP है। बनते कुल 4 हैं, लेकिन सिर्फ इसका जो हमारे पास नेट प्रोडक्ट होगा वो 2 होगा, क्योंकि ये 2 ATP यहाँ पर यूज होती है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी यूज होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये एंडरगोनिक रिएक्शन है। फिर देख लें, ग्लूकोज है C6H12O6, ये पहले कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब यहाँ पर हम सारे जो स्टेप देखते हैं तो यहाँ पर सब जगह पर क्या यूज्ड होगी? वो एंजाइम यूज्ड होगी। हर एक स्टेप को अपनी अपनी एंजाइम वो कंट्रोल करती है। हम सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे कि एंजाइम है। अगली क्लासों में, यानी जो आप अगली क्लासों में जाएंगे तो वहाँ पर वो एंजाइम के नाम भी आप याद रखें। मिसाल के तौर पर जब मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ पर ये एंजाइम भी लिखने पड़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के पेपर में। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। इस तरह यहाँ पर एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम एंड सो ऑन। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में। 6 हम इसको इसलिए कहते हैं कि कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट अटैच हुआ है। फास्फेट ग्रुप किसने दिया है? ADP ने दिया है। वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ADP में, ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। यहाँ पर आइसोमेरेज एंजाइम आती है, आइसोमेरेज एंजाइम, यानी ये आइसोमर को इंटर कन्वर्ट करते हैं। आइसोमेरेज एंजाइम जो हमारे 3rd चैप्टर में है। आइसोमेरेज एंजाइम ये ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज
यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन मौजूद होते हैं। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट या बाई फास्फेट में। कार्बन नंबर 6 के साथ तो फास्फेट था, अब कार्बन नंबर 1 के साथ भी फास्फेट आ गया। कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट था, कार्बन नंबर 1 के साथ भी फास्फेट आ गया। कार्बन नंबर 1 को जो फास्फेट प्रोवाइड करता है वो कौन, यानी ये कहाँ से आता है, तो एटीपी यहाँ पर यूज होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में। अब फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट या बाईफास्फेट जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में फिर टूट जाती है, PGAL में, फास्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड में, और DHAP में या DAP में, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में। ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब अगर आप इसको इस सूरत में नहीं लिखते तो आप ये सारे जो केमिकल रिएक्शन है ये दो आप यहाँ पर फिर नहीं लिखेंगे, ठीक, ये दो फिर आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इन सारे केमिकल रिएक्शन को आप यहाँ पर भी लिख दें, यानी 2 बार आपने लिखना होगा। 2 बार लिखने का जो है वो हमारे पास टाइम फिर ज़ाया होता है, हम इसको सिर्फ 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ये हमारे पास डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, DHAP भी लिख सकते हैं, DAP भी लिख सकते हैं, और PGAL। अब ये PGAL कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 डाईफास्फोग्लाइसरिक एसिड में। 3 कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन नंबर 1 के साथ भी है, कार्बन नंबर 3 के साथ भी है फास्फेट। इस तरह से PGA फास्फोग्लाइसरिक एसिड, D जो हम इसके साथ लिखते हैं कि कार्बन नंबर 1 के साथ भी फास्फेट है, कार्बन नंबर 3 के साथ भी फास्फेट है, तो 1,3 डाईफास्फोग्लाइसरिक एसिड। अब ये यहाँ पर NAD+ आएगी, इनसे हाइड्रोजन को निकाल देगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, यानी जो अल्डिहाइड है अब ये एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब 1,3 डाईफास्फोग्लाइसरिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड में। ये 2 हैं तो ये भी 2 आएंगे। अब यहाँ पर 1,3 डाईफास्फोग्लाइसरिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड है। अब यहाँ पर ADP आती है, इनसे ये फास्फेट को निकाल देती है जो कार्बन नंबर 1 के ऊपर मौजूद है, ये यहाँ से निकाल देती है, तो ये 2 आएंगी और ये 2 बनेंगी। अब इस ATP फॉर्मेशन को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लिंक या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा 2PGA में, और 2PGA फिर कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड में, ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुविक एसिड में। यहाँ पर फिर ADP आएगी, इनसे 2 फास्फेट को निकाल देगी, वो